Hey everyone, welcome to Mentometer by Kalpana Singh, and this is part 2, chapter 2, class 11th NCERT Sociology. और मैंने थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब किया था लास्ट वाले पार्ट में, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप. सो द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मार्क्स एज इन ग्रुप. जैसे आपको ना एक ही तरह की आपका लाइकिंग्स हो, आप एक ही तरह का थॉट प्रोसेस हो, वो इन ग्रुप का पार्ट होंगे. ठीक है. They, them or they, children belong to a particular school, may form an in-group, and against those who do not belong to the school, can you think of other such groups? तो अब देखो इन ग्रुप में क्या है, एक ही स्कूल के जितने भी बच्चे हैं तो इन ग्रुप का पार्ट हुए वो. ठीक है. लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो बच्चे दूसरे स्कूल्स में हैं या स्कूल से अलग है, तो वो ग्रुप का पार्ट होंगे या नहीं होंगे. दैट इज द क्वेश्चन. सो इन आउट ग्रुप on the other hand is one to which the member of an group do not belong. The members of out group can face hostile reactions from the member of the in group. क्योंकि आउट ग्रुप का मतलब है कि जो भी आउट ग्रुप का पार्ट है तो उनकी एक तो थॉट प्रोसेस नहीं मिलेगी. ठीक है. सबसे बड़ी चीज तो यही हुई, और वो शायद से क्रिटिसाइज भी करें इन ग्रुप वाले मेंबर्स को. सो दैट इज आउट ग्रुप. ऑफ द अदर हैंड इन विच द मेंबर्स ऑफ एन इन ग्रुप डू नॉट बिलोंग, तो इन ग्रुप उससे बिलोंग भी नहीं करते. एंड द मेंबर ऑफ एन आउट ग्रुप कैन फेस हॉस्टाइल रिएक्शंस फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द इन ग्रुप. माइग्रेंट्स आर फ्रॉम कंसिडरेशन एज द आउट ग्रुप, क्योंकि दूसरी कंट्री से माइग्रेट हुए, दूसरे एरिया से माइग्रेट हुए जो लोग होते हैं वो जो आउट ग्रुप का पार्ट होते हैं और बहुत सारा जो क्रिटिसिज्म झेलते हैं. वो आपने देखा होगा माइग्रेटरी वर्कर्स है, तो आपने देखा होगा मुंबई में काफी ज्यादा एजिटेशन होता है. अदर स्टेट्स वाले जो लोग जाते हैं वहां पे, मतलब बहुत सारी हार्मोनी भी है. आई एम जस्ट गिविंग द एक वैसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं, तो इसको ऑन द लाइक डोंट टेक इट अदरवाइज, बट इट इज जस्ट लाइक जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इस तरीके का होता है. दूसरी चीज ये है कि जो बांग्लादेशीज हैं या फिर असम में जो लोग आ जाते हैं, उसके अलावा म्यांमार से आ जाते हैं, तो वो इंडिया में जब माइग्रेट करते हैं तो वो आउट ग्रुप का पार्ट होते हैं, क्रिटिसिज्म झेलते हैं. और जैसे अभी बहुत सारा जो एग्जिटेशन हुआ था एनआरसी को लेके और सिटीजनशिप को लेके, तो ये सारी चीजें. ठीक है. एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ हु बिलोंग एंड हु डजंट चेंज विद टाइम एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट. अब ये जो है टाइम के साथ चेंज होता है. सो आपने एम.एन. श्रीनिवास का नाम सुना होगा. ही इज अ वेरी वेरी नोन सोशोलॉजिस्ट फ्रॉम इंडिया, और ये जो है जीएस घुरे के स्टूडेंट भी थे. ठीक है. तो ये बोलते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वाइल ही वाज कैरिंग आउट सेंसस इन रामपुर. रामपुरा का विलेज है, तो ये यूपीएससी में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है रामपुरा विलेज से. तो जब आप अपने नोट्स मेकिंग करोगे अपने जो यूपीएससी वाली प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें आप ना कोट कर सकते हो. तो उन्होंने ये लिखा था 1948 में ही distinctions were made between recent and later migrants. और उन्होंने लिखा था, I heard villagers used to expressions where I came to realize were significant. The recent immigrants जो कि पहले से रह रहे हैं एक तो उस जगह पे, तो recent immigrants से एक तो old immigrants हुए जो कि पहले से रह रहे हैं, और जो recent immigrants हैं दोनों में बहुत अंतर किया जाता है. And came yesterday or the day before, while old immigrants were described as Arshianda या बंदावारू come long ago. तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं सोशियोलॉजिकल टर्म में वहाँ का जो ओल्ड लैंग्वेज में किया होगा, so that's what I am facing difficulty to pronounce this. Arshianda and बंदावारू came long ago, या कि बहुत पहले आए थे. खादिम, खुलागालू, ओल्ड लीनेज, या बहुत पहले जो आए थे. सो ये जो है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का पार्ट था. अब रेफरेंस ग्रुप की बात करते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सोशियोलॉजी जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. रेफरेंस ग्रुप का मतलब हुआ, एक सिंपल टर्म में बताती हूँ कि एक ग्रुप है. जैसे आपने देखा होगा बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो एक्टर एक ग्रुप हुआ. ठीक है. आप यंगस्टर हो और आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो उनसे, सो दैट इज कॉल्ड रेफरेंस ग्रुप फॉर यू.
ठीक है, साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट की जो पूरी कम्युनिटी बोलोगे या जो ग्रुप है उससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि आपको साइंटिस्ट बनना है, या फिर एक्टर आई मीन इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उसकी एक कम्युनिटी है, बिजनेसमैन है, बिजनेस क्लास है, उसकी कम्युनिटी से जो आप रेफरेंस लेते हो, अपनी लाइफ स्टाइल को उसकी तरह से बदलते हो, दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस ग्रुप। सो इसमें लैंग्वेज के टर्म में बात करें, द ग्रुप हुज लाइफ स्टाइल आर इमोल्यूटेड are known as reference group. We do not belong to our reference group, क्योंकि हम वहां से बिलोंग नहीं करते बट हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कल्चर, लाइफस्टाइल, और जैसे ड्रेसिंग सेंस है, एस्पिरेशंस कि उन्होंने अगर ये किया, जैसे आईएएस जो लोग बनते हैं तो एक ग्रुप होता है वहां, तो लबासना जाना है भाई हमको, ठीक है, हमारा सबका मोटिव यही है कि हमें लबासना जाना है, ठीक है। इफ यू आर एस्पायरिंग इट, तो अपनी तरफ से मेहनत करें, अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और रेफरेंस ले रहे हैं कि भाई हमें उनके जैसा बनना है, दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस ग्रुप इन जनरल टर्म इंग्लिश में। इसी तरीके से कॉलोनियल पीरियड में ऐसा होता था, मिडिल क्लास इंडियंस एस्पायर टू बिहेव लाइक प्रॉपर इंग्लिशमैन। तो जैसे अब ब्रिटिशर्स को देखा होगा, उनका ड्रेसिंग सेंस है इंडियन से तो बहुत अलग होता था, पहले धोती कुर्ता टोपी वगैरह पहना जाता था, बट ऑन द अदर साइड ब्रिटिशर्स वर टैक्सीडोज वगैरह उस टाइम पे पहनते थे, जो कि अब इंडिया में ट्रेंड में ज्यादा है। तो ये जो है रेफरेंस ग्रुप का पार्ट होता है। सिमिलरली ब्रिटिश मैन बट वांटेड द इंडियन वुमेन एंड रिमेन इंडिया इन देयर वेज। जैसे पहले क्या होता था, फीमेल जो साड़ी पहनती थी इंडिया में, लेकिन अब जीन्स पहन रही है, टी शर्ट्स पहन रही है, शॉर्ट्स पहन रही है, स्कर्ट्स पहन रही है, मिनी स्कर्ट्स पहन रही है। तो ये एक रेफरेंस ग्रुप हुआ कि वहां से रेफरेंस लिया है। सो ठीक है, अब पीयर ग्रुप की बात करते हैं। पीयर ग्रुप इज लाइक, जैसे आप ऑफिस में हो, ठीक है, तो आपका मतलब कुलीग है, दैट इज कॉल्ड पीयर ग्रुप, ठीक है। आपके सेम ही प्रोफेशन में हो, कॉमन प्रोफेशनल ग्रुप हो, चाहे पीयर ग्रुप रेफर्स टू द सोशल प्रेशर एक्सर्टेड टू वंस पीयर ऑन व्हाट वन आउट टू डू और नॉट। तो उसमें आपका एक क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं यार ऐसे मत कर, ये चीज ठीक नहीं है, आप कहीं घूमने जा रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, बूज कर रहे हो, बार बार डिस्क वगैरह में जा रहे हो, तो वो बोलते हैं नहीं रोज रोज ऐसे नहीं अच्छा लगता, बहुत खर्चा कर रहे हो एंड ऑल। तो ये सारी चीजें दैट इज कॉल्ड पीयर ग्रुप। अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मैंने 2-3 बार एग्जाम्पल ले लिया है इसमें, जैसे पार्ट 1 में दिया था कि एक क्लास का सेगमेंटेशन, that is called social stratification. So social stratification refers to the existence of the structured inequalities between group in society in terms of their access to material or symbolic rewards. Thus stratification can more simply be defined as structural inequality between different groupings of people. Often social stratification is compared to the geological layering of rock in the earth's surface. Society can be seen as consisting of strata in a hierarchy, with the more favored at the top and the less privileged near the bottom. So इसमें 2 क्लास है, ठीक है, एक अपर क्लास हुई, एक लोअर क्लास हुई, या फिर सेगमेंटेशन में डिवाइड करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैन मोस्ट सिंपली बी डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। अब स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी का मतलब हुआ कि आपने देखा कि एक मतलब एक ट्राइंगल बना हुआ, ठीक है, उसमें सबसे ऊपर में आप लिखो क्लास 1, सेकेंड वाला सेगमेंट बनाओ उसमें लिखो क्लास 2 और नीचे लिखो क्लास 3। अब ये स्ट्रक्चरल जो है स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज को शो कर रहा है, ठीक है। क्लास 1 के पास ज्यादा पैसा हुआ, कैपिटलिस्ट है, क्लास 2 है वो मिडिल में है कि मतलब थोड़ा बहुत है, लाइफ ठीक ठाक चल रही है, बट जो थर्ड क्लास हुई वो क्या है कि उनके पास ना तो पैसा है, ना रिसोर्सेज है, सैनिटेशन नहीं है, घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है। तो ये जो है क्लास का स्ट्रैटिफिकेशन इनइक्वालिटी को शो करता है, मेनली स्ट्रैटिफिकेशन जो है। तो आपने बहुत बार बात करते हैं, क्योंकि यूपीएससी इज ऑल अबाउट आपको सोशल वर्क करना है, सोशल सोसाइटी के बारे में ही सोचना है, सोसाइटी में जो भी रिफॉर्म्स हैं वो लेके आने हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में ही बात करते हैं। हमारा माइंडसेट भी वैसा ही हो जाता है कि लोगों की हेल्प करो और किसी भी तरीके से सर्विसेज में
जी तोड़ मेहनत करोगे कि हाँ हमें सर्विसेज में जाना है, लेकिन ऑन द अदर साइड कि क्योंकि जो चांसेस होते हैं 0.001% है कि 10 लाख, अब तो 13 लाख स्टूडेंट ने लास्ट टाइम फॉर्म भरा, जिसमें से 6-7 लाख लोग जो है एग्जाम दे रहे हैं, उसकी में से 15,000 के लगभग लोग जो है मेंस के लिए बैठते हैं, उसमें से 2,500 इस बार 2500 के अराउंड लोगों ने क्लियर किया, उसके बाद 700-800 के अराउंड जो है वैकेंसीज आती है। तो ये जो है फिल्टर है, तो इसी हिसाब से, लेकिन आपको ये नहीं है कि आपका फोकस क्लियर है, आप अच्छे से ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स एग्जाम क्लियर होगा। उसी तरीके से अपना जो पर्सनालिटी है हमें वैसा ही बनाना है, ताकि इंटरव्यू के टाइम पे ये जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है इस टेन्योर में, ये जो प्रिपरेशन की जर्नी है, तो ये आपको फेक नहीं करनी पड़ेगी वहां पे कि नहीं मुझे सोशल वर्क ही करना है तभी मैं इस सर्विस में आ रहा हूँ, मेरा मोटिव कुछ और है एंड ऑल, इस तरीके की चीजें। सो आई एम जस्ट कमिंग टू द पॉइंट, बट मुझे जस्ट समझाने का मोटिव था कि जो यंगस्टर्स हैं जो 12th के बाद मेरी वीडियोस देख रहे हों या जो ग्रेजुएशन किया है, तो ये चीजें उनको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, माई वर्किंग एक्सपीरियंस विच आई हैव गेन्ड, तो उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ आपको, तो आई थिंक इट विल हेल्प यू आउट। ठीक है, सो सोसाइटी कैन बी सीन एज कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेटा इन अ हायरार्की विच विद द मोर favored at the top and the less favored privileged near the bottom। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारा जो भी क्लास वगैरह है उसके हिसाब से आप गवर्नमेंट को भी देख सकते हो कि जो कैपिटलिस्ट हैं उनको बहुत ज्यादा उनका लोन वगैरह पास हो रहा है, लोग भाग के जा रहे हैं तब भी उनको पकड़ नहीं पा रही है जो भी मतलब अथॉरिटीज हैं, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती है, उसी का इनइक्वालिटीज है। इनइक्वालिटी ऑफ पावर advantage in center of the sociology because of the crucial place of stratification in the organization of society. Every aspect of the life of every individual and household is affected by the stratification. Opportunity for health, longevity, security, education, success, fulfillment in work and political influence are all unequally distributed in the systematic system। क्योंकि आपने ये चीजें देखी होंगी कि देखो हर किसी को सेम हेल्थ नहीं मिल रही है, क्योंकि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप अपना इलाज सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स में करवा सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। लॉन्गिविटी में आपने देखा होगा कि लॉन्गिविटी का यहाँ पे जो सेंस आ रहा है कि आपको जो चीजें मिल रही हैं उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो कितनी दूर तक है, सिक्योरिटी कैसी मिल रही है। बहुत जगह पे आपने देखा कि जो भी दलित कम्युनिटीज हैं या फिर डाउन रिडन सेक्शन है, रेप हो रहा है उनकी फीमेल्स का, और कहीं कहीं पे मारा पीटा जा रहा है, और कहीं कहीं पे आपको जो अपना जो रिलीजन है उसको प्रोफेस करने नहीं दिया जा रहा है, तो ये मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो ये सिक्योरिटी रीजन भी आ जाता है। एजुकेशनल सक्सेस, अब एजुकेशन, सपोज आपकी फैमिली ही बहुत गरीब है, आपको उतने रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, बट स्टिल आप ट्राई कर रहे हो एजुकेशन लेने का, पढ़ रहे हो, ठीक ठाक अच्छे खासे नंबर भी ले आए, बट उसके लिए भी एक एजुकेशन में एजुकेशन ले ली, बट सक्सेस कितना मिल पाएगा आगे। सपोज आपने यूपीएससी की तैयारी करनी है बट आपके पास पैसा नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप इंटरनेट डलवाने के लिए भी आजकल इंटरनेट कम से कम 300 से 400 रुपए का इंटरनेट आप डलवाओगे अपने मोबाइल में, तब जाके आप पर्टिकुलर वीडियोस देख पाओगे, लेक्चर देख पाओगे, बुक वगैरह डाउनलोड कर पाओगे। तो एजुकेशन को सक्सेसफुल बनाने और एक एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करने के लिए भी पैसा चाहिए। चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम ले लो, यूपीपीसीएस का ले लो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, इवन ग्रुप डी तक के एग्जाम में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फुलफिलमेंट इन वर्क एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो उसमें भी आपने रिप्रेजेंटेशन देखो फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन कितना कम है पॉलिटिक्स में, ठीक है, तो इनइक्वालिटी है उसमें भी। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस देख लो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना सिस्टमैटिक तरीके से जो है उसमें काफी ज्यादा लूप होल्स हैं, दैट इज लाइक डिस्क्राइब्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सोशियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। हिस्टोरिकली 4 बेसिक सिस्टम्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन हैव एग्जिस्ट इन ह्यूमन, दैट इज स्लेवरी, कास्ट, स्टेट एंड क्लास। तो ये 4 तरह के जो है सिस्टम थे, तो मैं तो एक आपको इन जनरल टर्म में बता रही थी, बट दीज आर द मेन सिस्टम्स, जिसमें कि स्लेवरी है, एक जो मालिक होता है और उसके नीचे दास काम करते हैं। कास्ट सिस्टम में 4 तरह की कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। स्टेट में एक जो स्टेट काफी
बहुत ही प्रोमिनेंट होगा, एक बहुत ही गरीबी स्टेट होगा। अब जैसे यूपी बिहार को तो गरीबी स्टेट ही बोला जाता है। ऑन द अदर साइड आपने तमिलनाडु केरला वगैरह को ले लो तो उनको बहुत ज्यादा मतलब प्रॉस्परस स्टेट बोला जाता है। एजुकेशन अच्छी है वहाँ की और रिसोर्सेज भी ठीक ठाक हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड उनकी जनसंख्या कम है, तो इसीलिए उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, क्लासेस की बात करें, दो तरह के क्लास है। अब आई मीन एक तो अपर क्लास हो गया, एक लोअर क्लास हो गया। अपर क्लास में जितने भी मतलब बहुत पूंजीपति पैसे वाले लोग हैं, और जो लोअर क्लास है उसमें जिनके पास पैसा नहीं है वो टाइप के लोग हैं। तो इस तरीके से डिवाइडेड है। इट हैज एग्जिस्टेड sporadically the main times and place, but there are two major examples of system of slavery: ancient Greece and Rome, and the southern state of the USA in the 18th and 19th century. तो ये चीजें आपने यहाँ पे ही नहीं, ये यूएसए वगैरह में 18th सेंचुरीज में भी देखी होंगी, जिसमें कि जो ब्लैक्स होते थे उनको स्लेव्स की तरह रखा जाता था, और उनसे मतलब बहुत ही ज्यादा हीनियस तरीके से उनसे बिहेव किया जाता था, बिल्कुल भी मारपीट और ये इस तरीके का। उसी यूरोपियन सोसाइटी में फ्यूडल सिस्टम था, स्टेट्स थे जिसमें कि जो जो लॉर्ड्स ऑफ फ्यूडल होते थे, जो अपर सेक्शन में बैठे होते थे, तो वो राजा को भी वही इन्फ्लुएंस करते थे कि तुम्हें मतलब किसी भी तरीके से जादू टोने से किसी को प्रॉब्लम हुई है, कहते थे जादू टोने से हुआ है, या फिर आप भगवान में अच्छे से बिलीव नहीं करते एंड ऑल, तो वो जो प्रीस्ट थे, बेसिकली प्रीस्ट ऐसा करते थे, तो किंग को भी उनकी बात माननी पड़ती थी, क्योंकि वो एक अपर सेक्शन में रहते थे या अपर सेक्शन में थे। यही पूरा जो है, सो डील्स विद द स्टेट हियर बाय वेरी briefly touch upon caste and class as systems of social stratification. We shall be dealing in greater detail with the caste class. तो ये जो है पूरा डिटेल में बात करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियोलॉजी, ये तो ये बता रहे हैं कि जो दूसरी वाली बुक है उसमें इस तरीके के जो पूरा डिटेलिंग है उसमें बात करी जाएगी। अब कास्ट के बारे में बहुत ज्यादा मैं यहाँ डिटेल में नहीं बात करूंगी, क्योंकि ये चीजें आप बहुत अच्छे से खुद पढ़ सकते हो। 4 तरह के जो है वर्णा सिस्टम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और उसी में भी इसका जो सब कास्ट है या जातीज आप बोलोगे तो जातीज में डिवाइड किया गया है इसको। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया हैज अंडरगॉन कंसिडरेबल चेंज ओवर द इयर्स। अभी चीजें चेंज हो रही हैं, जो भी एजुकेटेड पीपल हैं, स्पेशली जो मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज की या फिर जिन्होंने ह्यूमैनिटीज बहुत अच्छे से पढ़ी हुई होती है, उनके दिमाग में थोड़ा सा इस तरीके की अनटचेबिलिटी और इस तरह का जो भावना होती है ना, वो थोड़ी कम होती है और अच्छे से डेवलप होने लगती है। वो अपने इवन अपने घर वालों से भी लड़ जाते हैं। तो ये चीजें जो भी नॉलेज होती है, तो आपको हमेशा एक अच्छा पर्सपेक्टिव डेवलप करेगी आपके माइंड में जब आप अच्छी एजुकेशन लोगे। तो इसीलिए बोला जाता है एजुकेशन इज ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पैसा आप कमा लोगे, बट एजुकेशन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी स्टार्टिंग में देनी चाहिए अपने अर्ली ईयर्स में। उसके बाद आप आराम से पैसा कमाने पे ध्यान दो, कौन मना कर रहा है। ठीक है, so-called lower caste were considered critical for maintaining purity by the so-called upper class, जो कि इसमें लिखा गया कि लोग वही इम्प्योरिटी वगैरह, प्योरिटी इम्प्योरिटी की बात करते हैं कि लोअर कास्ट जो होते थे इम्प्योर होते थे, हमें अछूत बना दिया एंड ऑल, इस तरीके की बातें होती थी। सो AR देसाई ने भी बात करी है इसी में। एंड चेंज बॉट इन अर्बनाइजेशन इनएविटेबली चेंज दिस, क्योंकि AR देसाई ने बात करी कि जो अर्बनाइजेशन का जो कल्चर आया है शहरों में, पता ही नहीं चलता। अब जैसे गांव में बात करोगे कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है कि जैसे एक जगह पे सिर्फ दलित्स रहते हैं, एक जगह पे राजपूत रहते हैं, एक जगह पे ब्राह्मण्स रहते हैं, एक जगह पे कोई दूसरी कम्युनिटी रहती है, एक जगह पे ट्राइब रहते हैं। इस तरीके का सेगमेंटेशन होता था रूरल एरियाज में। बट अर्बन एरिया में तो आपको पता है आपके बराबर में फ्लैट में कौन रह रहा है, आपको यही नहीं पता है। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन ने ये जो चीजें हैं या ये जो सोच है उसको बदला है, काफी हद तक बदला है। और अगर किसी के दिमाग में बिल्कुल ही कचरा भरा हुआ है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। अपार्ट फ्रॉम दिस, other sociological social consequences of urbanization in India are commented upon by the sociologist AR Desai. Modern industry bought into being modern cities honeycombed with cosmopolitan hotels, restaurants, theaters,
trams, buses, railway station, the modest hotels and restaurants cater for the workers and middle class, become crowded in cities with the person belong to all caste and even creed. In trains and buses, one occasionally rubbed shoulder with member of the depressed class should not, however, be supposed that caste had vanished. तो सी सिंपल इसका वो है मतलब कॉन्टेक्स्ट में बताती हूँ आपको, या सिंपल जो भी अंडरस्टैंडिंग है मेरी उसके हिसाब से। देखो, जो भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज है उसमें आप कह सकते हो कि एक तो हनी कॉम्ड हो गई है, ये नहीं पता, इतने सारे होटल डेवलप हो गए, इतने सारे थिएटर्स हैं, मॉल है, कुछ भी आप कहीं भी जाते हो तो ये हर जगह पे डेवलपमेंट दिखाई देता है। मिडिल क्लास वर्कर बिकम क्राउडेड, सिटीज में जा रहे हैं, हमें कमाना है, हमें जो है अच्छी नौकरी लेनी है, डॉल ये सारा चीजें चल रहा है। ऑन द अदर साइड एक जो एक क्लासेस में बोला गया है कि ट्रेन और बसेस में कंधा एक दूसरे से अड़ रहा है, और डिप्रेस क्लास जो है उसका नहीं पता चल रहा कि मतलब आप या तो एक दूसरे से कोई पूछना भी पसंद नहीं करता आप कैसे हो क्या हो, तो ये सारी चीजें भी हैं। आप एलिनेशन बहुत बढ़ गया है अर्बनाइजेशन से, आपके पड़ोस में कौन रहता है आपको यही नहीं पता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें भी AR देसाई के द्वारा यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई हैं, ठीक है। उसके बाद इन द मिल देयर मे बी नो ओपन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द काइंड दैट एग्जिस्ट इन द विलेजेस। तो मिल यहाँ पे बोलते हैं कि भाई देखो, गांव में तो साफ साफ डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है, ठीक है, फलाने की मतलब एक ही थाली में नहीं खाना, और उसको हम अपने बर्तन में खाना नहीं देंगे एंड ऑल, इस तरीके की चीजें मिल बोलते हैं कि भैया शहरों में तो ये चीजें चेंज हो गई हैं, गांव में अभी भी वही एकदम दकियानूसी टाइप का जो थॉट प्रोसेस है वही अभी भी चल रहा है। सो apart from this, but experience of the private interaction tells another story. Parmars observed, they will not even drink water from our hands, and they sometimes use abusive language when dealing with us. This is because they feel that and believed they are superior. It has been like that for years. No matter how well we dress, they are not prepared for accepting certain things. अब यहाँ पे परमार बोलता है, भाई देखो जो तुम कह रहे हो ना, ये जो अनटचेबिलिटी खत्म हो गई है, वो कह रहे हैं हमारे हाथ से पानी पीना पसंद नहीं करते, चाहे हम कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, बट हमें तब भी अनटचेबल ही बोला जाता है, ठीक है। लोग रिजर्वेशन पे बात करते हैं, बट ये जाके नहीं देखते कि भाई जो लोग मतलब बहुत ही डाउन रिडन सेक्शन से हैं, तो उनके पास ना तो उनके माँ बाप, उनके एंसेस्टर्स के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, किसी तरह से उनके माँ बाप को नौकरी मिली, या जो भी थोड़ा बहुत सेक्शन उनका चेंज हुआ, बट ऑन द अदर साइड सोसाइटी में जो इक्वलिटी है ना वो नहीं मिल रही है उनको, तो इस बारे में बात करी गई है, ठीक है। नाउ इवन टुडे acute caste discrimination exists. At the same time, the working of democracy has affected the caste system. Caste or interest group have gained strength. We have also seen discriminated caste asserting their democratic rights in society. क्लास के बारे में their अब सॉरी सो क्लास, ठीक है। अब मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ही इज द फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। इन्होंने बात करी दो क्लासेस की, ठीक है। एक तो है पूंजीपति, ठीक है, कैपिटलिस्ट या बुर्जुआजी इन द लैंग्वेज ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक। उसके अलावा प्रोलिटेरिएट, लेबर क्लास, या फिर आप कहोगे जो गरीब तबका है जो कि मजदूरी वगैरह करता है, ठीक है। दो क्लास में इन्होंने डिवाइड किया, and there have been many attempts to explain class. We mention here very briefly just the central idea of the Max Weber, sorry, that is Max Weber and other of the functionalists in Marxist. So theoretical social class are defined by what relation they have to be to mean of production. Question could be asked as to whether groups owner of means of production such as land or factories. तो अब इसमें दो चीजें डिवाइड हुई, भाई जिसके पास फैक्ट्री है या लैंड है, कौन सा अपर उसमें होगा कि कौन सा कैपिटलिस्ट होगा और कौन सा जो है लेबर क्लास में आएगा, ठीक है, जो फैक्ट्री वगैरह रन कर रहा है। और whether they are owner of nothing but their own labor. Weber used the term life changes
which refers to the rewards and advantage offered by market capacity. Inequality, Weber argued, might be based on economic relations, but it could also be based on the prestige or on political power. The functionalist theory of social stratification begins from the general presupposition or belief of functionalism that no society is classless और unstratified. सिंपल सी बात बोली है भाई कि मार्क्सिस्ट की थ्योरी में सोशल क्लास आर डिफाइंड बाय विच रिलेशन दे हैव टू मीन और प्रोडक्शन. अब दो ही तरह के क्लास होंगे भाई. जो लेबर क्लास है उनका तो एक अलग ही है कि भाई वो अपने जो काम कर रहे हैं उसी के वो ओनर हैं, उसी से प्रोडक्शन कर रहे हैं. और जैसे आपने देखा होगा थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, उस तरीके की थ्योरी थी. उसके अलावा वेबर यूज द टर्म लाइफ चेंजेस वेयर रेफर्स टू द रिवॉर्ड एंड एडवांटेज अफोर्ड बाय द मार्केट कैपेसिटी. इनइक्वालिटी, वेबर आर्ग्यूड, माइट बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस, कि एक दूसरे का इकोनॉमिक रिलेशन है. देखो, कैपिटलिस्ट क्लास ने फैक्ट्री बना दी, ठीक है, उसने अपना पूंजी लगा दी, मशीनें लेके आया, पूरा सेटअप बना दिया. अब लेबर क्लास को उसमें काम मिल गया, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, पैसा आना शुरू हो गया, सामान बिक रहा है, पैसा आ रहा है, सामान बिक रहा है, पैसा आ रहा है, उधर सैलरी भी दी जा रही है. सो दिस इज द इकोनॉमिक रिलेशन. क्योंकि फैक्ट्री नहीं बनेगी तो आपको प्रोडक्शन कैसे करोगे आप? मतलब इतनी जनता है, इंडिया की जनता, जो इंडिया का पॉपुलेशन है, दैट इज लाइक द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड इट इज गोइंग टू डिक्लेयर इन लाइक आई थिंक इन 2023 जब सेंसस कंप्लीट हो जाएगा. ड्यू टू कोरोना ये थोड़ा सा डिले हो गया है, बट अगर आप जो आंकड़ों के या जो भी डेटा है उसके बारे में बात करोगे, सो दिस इज लाइक प्री डिफाइंड के भाई इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हो ही गई है, ठीक है. सो वेबर ने यही आर्ग्यू किया है कि एक ये जो इनका रिलेशन है दैट इज इकोनॉमिक रिलेशन, ठीक है. सो द फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बिगिंस फ्रॉम द जनरल supposition of the belief and functionalism. the society class, कोई भी क्लास है वो जो क्लासलेस तो नहीं हो सकती, ठीक है. हर जगह पे कुछ ना कुछ जो भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वो होगा ही होगा, वो मिलता ही है. record faced by a society of planning and motivation, individual in the social structure, social inequality and stratification is thus an unconsciously evolved device by which societies ensure that the most important positions are deliberately filled by the most qualified person. एंड इज इट ट्रू? क्योंकि सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि भाई जिसकी क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा है, क्या उसको सबसे ज्यादा अच्छा काम मिल रहा है या फिर उसको अच्छा जो भी इकोनॉमिक रिवॉर्ड है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. सो द सोशल इनइक्वालिटी और स्ट्रैटिफिकेशन इज दस एन unconsciously evolved device by which social ensures that the most important position are deliberately filled by the most qualified person. कि भैया जो जितनी भी मतलब जो सब टॉप पोस्ट हैं क्या वो उन्हीं को मिल रही है जो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है? बट सच्चाई ऐसे ये है कि ऐसा नहीं है, ठीक है. अब अंबानी के पास इतना पैसा है, ठीक है, सो his son is acquiring that position because he is the son and it is hereditary कि भाई जो भी बिजनेस होगा he will hand over to his son, ठीक है. बट ये तो जरूरी नहीं है ना कि वो ही सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है. दैट डिपेंड बिकॉज उसके फादर का बिजनेस है एंड ही इज हैविंग द लीगल राइट, ठीक है. तो हमें उस बारे में बोलने का कोई मतलब हक भी नहीं है. तो दैट इज द थिंग. सो ऑन द अदर साइड तो सोशोलॉजिकल थिंकर्स जो है ना वो इस तरीके की बातें करते हैं, बट वो कोई कंक्लूजन नहीं देते, बस ये बताते हैं कि सोसाइटी में चल क्या रहा है, सोसाइटी का आईना दिखाते हैं. इन अ ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम सोशल हायरार्की इज फिक्स्ड, ठीक है. कास्ट सिस्टम में तो सिंपल है कि सोशल हायरार्की फिक्स है. जैसे मैंने बताया आपको कि भाई अंबानी अपने बेटे को ही प्रॉपर्टी दे रहा है, उसके जितने भी एम्पायर्स हैं तो उसका बेटा ही एक्वायर करेगा, ठीक है. रेजिडेंट ट्रांसमिटेड अक्रॉस जनरेशंस. मॉडर्न क्लास सिस्टम इज कॉन्ट्रास्टिंग इन ओपन एंड अचीवमेंट बेस्ड. तो मॉडर्न जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है. जैसे बोला जाता था पहले कि जिसके पास पैसा है वही सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर होगा, बट अब चीजें चेंज हो गई. पहले बोलते थे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, बट दैट इज द फिनोमिना हैज बीन चेंज्ड बिकॉज नाउ पीपल आर आई मीन ब्रेकिंग द आइस and breaking the glass ceiling
कि भाई जो जो रिक्शे वाला का बेटा है वो भी आईएएस बन रहा है, अब उनके अपने सर्कमस्टेंसेस है कि किस तरीके से उसने ये जो अचीवमेंट है ये अचीव किया है। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी देयर इज नथिंग टू लीगली स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम द मोस्ट deprived class and caste from reaching the highest position, because आपने लाइव एग्जाम्पल भी देख सकते हो। मिसेस द्रौपदी मुर्मू, शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड शी इज फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी। तो ये हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है कि ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज लीगल राइट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है। सच स्टोरीज ऑफ अचीवमेंट डू एग्जिस्ट एंड आर सोर्स ऑफ इमेंस इंस्पिरेशन, और इसी से हम इंस्पायर भी होते हैं। तो क्लास बेस्ड चीजें जो हैं वो मॉडर्न सोसाइटी में चीजें चेंज हो रही हैं जो कि पहले नहीं थी। सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ सोशल मोबिलिटी इवन इन वेस्टर्न सोसाइटी आर फार रिमूव फॉर द आइडियल मोड ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का जो भी कॉन्सेप्ट है या एक जगह से दूसरी जगह जाने का, तो दैट इज ऑल्सो चेंजिंग, एंड सोशियोलॉजी हैज टू बी सेंसिटिव to both of challenges to the caste system as well as the persistence of the discrimination, क्योंकि अब कास्ट सिस्टम और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, एंड बोथ आर वेरी सेंसिटिव, वेरी चैलेंजिंग, एंड सिग्निफिकेंटली दोज at the lower level of the system are not just disadvantaged socially but also economically, because सिंपल सी बात है कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन है ना तो उनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, ठीक है, पैसा उनके पास होता नहीं था, अभी भी काफी ज्यादा बहुत जगह पे ऐसा है कि पैसा नहीं है। तो ये जो है इनइक्वालिटी तो रहेगी। कैसे चेंज होगा? क्योंकि किसी के पास रिसोर्सेज हैं। अब एक गांव का बच्चा है, एक नॉर्मल टर्म ले लेते हैं, कास्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल टर्म है, एक बंदा दिल्ली में रहता है, ठीक है, उसकी फैमिली इनकम बहुत अच्छी है, एक लाइक ही बॉर्न विद सिल्वर स्पून, और एक गांव का बच्चा है जिसके पापा किसान हैं या फिर मजदूरी करते हैं, ठीक। तो 500-600 रुपए वो मतलब बड़ी मुश्किल से उसकी मम्मी और वो उसके पापा मिलके कमाते हैं, और उन बच्चों का 4-5 भाई बहन है, या 2-3 ही मान लो, चलो 2-3 भाई बहन है। अब उसके लिविंग स्टैंडर्ड में, और जो बंदा दिल्ली में रहता है अपने पेरेंट्स के साथ, उसके पापा मम्मी की इनकम भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा मतलब एक क्लास है उनका दोनों के प्रोबेबिलिटी, दोनों का सेम गोल है, आईएएस बनना है, ठीक है। एक को कोचिंग भी मिल रही है, जो किताबें चाहिए वो भी मिल रही है, खाना पीना बहुत अच्छा हो रहा है उसका, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है वो, जो भी गाइडेंस थी वो मिल रही है, रिलेटिव्स भी सारे बहुत सपोर्टिव हैं, और उसका जो एनवायरनमेंट है, दिल्ली में रहता है तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। ऑन द अदर साइड एक रिमोट विलेज का बच्चा है वो, तो उसका जो टारगेट आईएएस बनने का, उसके लिए ना तो किताबें हैं उसके पास, ना इंटरनेट की फैसिलिटी है, बड़ी मुश्किल से कैसे तैसे करके जुगाड़ करता है वो, उसके पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि जो किताब वो चाहे वो ले सकता है, ना ही उसके पास कोचिंग का गाइडेंस है, ना ही कोई रिलेटिव भी उसके इतने प्रोमिनेंट नहीं होंगे और इतने मतलब वेल ऑफ नहीं होंगे कि भाई उसको फाइनेंशियली, सोशली, साइकोलॉजिकली किसी भी तरीके से सपोर्ट करें। तो दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन कि दोनों के जो दोनों आईएएस बन जाते हैं, तो दोनों का रोड मैप बहुत ही अलग होगा, ठीक है। ये चीजें हमें ऐसे समझनी चाहिए। लोग